नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह हाजिर हूं आपके सामने इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक में आपकी एक चैप्टर है डिफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, यानी कि न्यून मांग और अधि मांग। वो क्या होता है वो हम उसी चैप्टर के वीडियो में विस्तार से समझेंगे। लेकिन इस टॉपिक, इस विषय का और उस चैप्टर, उस अध्याय का सीधा संबंध है, स्ट्रेट रिलेशन है दोनों के बीच में। तो यदि आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो वो चैप्टर समझना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। तो आज हम इस टॉपिक पर इस वीडियो में अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए ही कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्या कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके काइंड्स क्या हैं, कितने प्रकार की हो सकती है, कॉजेस क्या हैं, उसके कारण क्या हैं और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। यही सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं फिर इकोनॉमिक पाठशाला। तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं, परिभाषा से। परिभाषा क्या है बेरोजगारी की? 3 शर्तें हैं जो कोई भी व्यक्ति पूरी करने के लिए तैयार है लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिलता, उस स्थिति को कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अब वो 3 स्थिति क्या है? डिजायर यानी कि इच्छा, कैपेबिलिटी यानी कि योग्यता, और वेज रेट यानी कि प्रचलित मजदूरी दर। किसी भी व्यक्ति में एक तो काम करने की इच्छा होनी चाहिए, डिजायर होना चाहिए कि हाँ मैं काम करूंगा बिल्कुल, योग्यता होनी चाहिए। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा 10-12 साल का या फिर 70-80 साल का कोई भी व्यक्ति कहे कि हाँ मैं काम करने के लिए तैयार हूं, पर क्या वो योग्य है काम करने के? नहीं है। तो योग्यता भी होनी चाहिए काम करने की, और प्रचलित मजदूरी दर पर, यानी कि जो भी काम वो करने के लिए तैयार है उस पर जो भी मजदूरी उसको मिलेगी उस रेट पर काम करने के लिए अगर वो तैयार है, रेडी है ये तीनों शर्तें पूरे करने के लिए, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिलता, उस स्थिति को कहते हैं बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है भैया। अब देखते हैं इसके काइंड्स, कितने प्रकार की ये हो सकती है। तो एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम के हिसाब से चलती है। कई व्यापार मौसम के हिसाब से चलते हैं, जैसे कृषि मौसम के हिसाब से चलती है, शादियों के सीजन का जिसका काम है वो मौसम के हिसाब से चलता है ना। तो जो मौसम के हिसाब से काम चलता है, जब काम का मौसम आएगा तब वो काम करेंगे, और जब मौसम नहीं रहेगा तो क्या रहते हैं, वो बेरोजगार रहते हैं। उस तरह की बेरोजगारी को कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। इंडस्ट्रियल, औद्योगिक, ये होता है जो भी व्यक्ति, मान लेते हैं कोई व्यक्ति उद्योगों का काम करने में निपुण है, मशीन चलाने का ज्ञान है उसको, लेकिन उसको मशीन चलाने का काम ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उस स्थिति को कहते हैं क्या? औद्योगिक बेरोजगारी, कि जो उद्योगों में निपुण है लेकिन उद्योगों का काम उसको नहीं मिलता। नेक्स्ट है एजुकेशनल, शिक्षित बेरोजगारी। कोई भी व्यक्ति शिक्षित है लेकिन उसको शिक्षित, जिस क्षेत्र का शिक्षित है उस क्षेत्र का उसको काम नहीं मिलता। 10वीं पास की है, 12वीं पास की है, MA है, BA है, किसी भी लेवल का शिक्षित है लेकिन उसको शिक्षित वाली रोजगार नहीं मिलता, क्या कहते हैं उसको? शिक्षित बेरोजगारी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मान लेते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, जैसे पहले हिसाब किताब लिखने का काम रजिस्टर में किया जाता था लेकिन कंप्यूटर आ गए बाद में। अब कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता और वो सीखना भी नहीं चाहते, तो उस तरह के बेरोजगार व्यक्तियों को क्या कहेंगे? संरचनात्मक बेरोजगार, जो टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। फ्रिक्शनल या फिर घर्षणात्मक बेरोजगारी, ये क्या होती है? कोई भी व्यक्ति अगर किसी और जॉब में जाता है, अभी कोई भी काम कर रहा है, उसके बाद दूसरी जॉब में जाएगा, तो हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए बेरोजगार रहे, 1 महीना 2 महीना उसका काम ना चले, या कोई और व्यापार कर रहा था अब दूसरा व्यापार करेगा, वो तो हो सकता है 1-2 महीना उसको खाली बैठना पड़े। तो जिस ड्यूरेशन के लिए उसको खाली बैठना पड़ता है उस तरह के बेरोजगार व्यक्ति को क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक बेरोजगारी। अगला है साइक्लिकल, चक्रीय। चक्रीय होता है जो अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण बेरोजगारी बढ़ जाती है। प्रोडक्शन कम हुआ, किसी एक फैक्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी फैक्ट्री में पहले मान लेते 10 आदमी काम करते थे और 1000 जूतों का प्रोडक्शन करते थे, लेकिन प्रोडक्शन कम हो गया, बिक कम रहे हैं उसके जूते, 500 जूते ही बिक रहे हैं, तो 10 एम्प्लॉयज को रख के क्या करेगा वो? 5 उसमें से निकाल देगा। क्या हुआ? ये अर्थव्यवस्था में कमी के कारण बेरोजगारी बढ़ गई। तो देश के लेवल पे भी ऐसे ही होता है। तो जब इकोनॉमी में बढ़ोतरी या फिर कमी होती है तो उसकी वजह से जो बेरोजगारी बढ़ती है उसको कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी।
डिसगिस्ट, अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी, वो बेरोजगारी जो दिखती नहीं है। दिखती नहीं है का मतलब, अब जैसे कहीं पर अगर 10 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है लेकिन वहाँ पर 15 एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं, तो 5 क्या है वहाँ पर एक्स्ट्रा हैं, तो ये 5 क्या हैं, अदृश्य बेरोजगार हैं। इनको अगर निकाल भी दिया जाएगा तो प्रोडक्शन में कुछ भी कमी नहीं होगी। अब जैसे ये ज़्यादातर पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में खेत है, इतने बड़े खेत में उगाना है गेहूँ, तो मान लेते हैं 2 व्यक्ति इस पे काम कर सकते हैं। अब घर में 2 व्यक्ति हैं, आपके पिताजी और आपके चाचा जी, वो दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों अपना काम कम करने के लिए हो सकता है कि अपने बच्चों को भी इंक्लूड कर लें इसमें। 4 बच्चे थे, उनके चारों को इंक्लूड कर लिया इसमें, तो क्या हो गया, ये 4 क्या हैं, एक तरह से अदृश्य बेरोजगार हैं कि अगर इनको निकाल भी दिया जाएगा तो प्रोडक्शन में कुछ भी कमी नहीं होती। अंडर एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट है अल्प रोजगार। ये क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति 10 घंटे काम करने के लिए तैयार है मान लेते हैं, और उसको 5 घंटे का ही काम मिल रहा है। जितने देर के लिए काम करने के लिए वो तैयार है उतने समय का उसको काम नहीं मिलता, उस तरह के बेरोजगार को क्या कहते हैं, अल्प रोजगार। ठीक है, ये थे इसके प्रकार, कितने प्रकार के बेरोजगारी हो सकती है। अब इन सभी को 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक है वॉल्यूंटरी, एक है इनवॉल्यूंटरी। स्वैच्छिक बेरोजगार, अनैच्छिक बेरोजगार। अब इतने सारे व्यक्तियों में भारत की कुल जनसंख्या की बात करें तो सभी ऐसा नहीं हो सकता कि काम करने के लिए इच्छुक ही हैं। हो सकता है कि कई लोग ऐसे भी पाए जाते हैं कि नहीं कर रहा काम, मेरा मन ही नहीं है काम करने का, है ना, काम दिलवाया भी तो छोड़ के आ जाते हैं। उस तरह के व्यक्ति को कहते हैं स्वैच्छिक बेरोजगार। स्वैच्छिक बेरोजगार की अपनी इच्छा से बेरोजगार है वो। और अनैच्छिक बेरोजगार कौन से होंगे, जो शुरुआत में परिभाषा बताई थी यहाँ पर कि वो काम करने का इच्छुक भी है, कैपेबिलिटी भी है और वेज रेट पे काम भी करना चाहता है, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिलता, उसको कहते हैं अनैच्छिक बेरोजगार या फिर अनएम्प्लॉय बेरोजगार। ठीक है, ये थे इसके प्रकार। अब देखते हैं इसके कारण कि कारण क्या हो सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। तो सबसे बड़ा कारण जो है वो है जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ। जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि कोई भी काम, जैसे जूते बनाने का एग्जांपल ले लेते हैं। अब जूते बनाने का काम आदमी भी कर सकता है, सिलने का उसको मान लिया जाए, पॉलिश करने का 36 काम है उसमें जितने भी, और मशीन्स भी कर सकती हैं। अब हम आदमी को काम ना देकर मशीन्स लगा लें तो वहाँ पर एक ही व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जो मशीन ऑपरेट करेगा, बस कैसे उसको चलाना है। और जब हम आदमियों को काम देंगे तो हो सकता है वहाँ पर सिलाई वाला अलग हो, पॉलिश वाला अलग हो, चिपकाने वाला अलग हो। 3 व्यक्तियों को काम मिला, और यहाँ पर कितने व्यक्तियों को काम मिला, सिर्फ 1 व्यक्ति को काम मिला। 2 क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। इस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कहते हैं जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो अगर जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, नौकरियां नहीं दी जाएंगी आर्थिक विकास में, तो क्या होगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन। जनसंख्या में बहुत ही विस्फोट हो जाए, वृद्धि होती रहे लगातार, जैसे भारत में इस समय में हो भी रही है। रैपिड ग्रोथ है पॉपुलेशन की, तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से कभी भी रोजगार नहीं बढ़ते, है ना। मान लेते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है 5% की दर से और रोजगार बढ़ रहे हैं सिर्फ 2% की दर से, तो क्या होगा, 3% लोग तो बिना काम के ही रहेंगे हमेशा। तो रैपिड ग्रोथ अगर पॉपुलेशन में होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, अ सीजनल ऑक्यूपेशन। सीजनल ऑक्यूपेशन ही होता है भारत में, क्या सभी जगह ही। तो जो भी व्यक्ति भारत में तो ज़्यादातर एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए हैं, प्राथमिक क्षेत्रों से ही जुड़े हुए हैं लोग, और वो क्या है, एक तरह का सीजनल है। तो जब उनका मौसम आता है तो वो काम करते हैं, बाकी के मौसम में बेरोजगार रहेंगे वो। तो ये क्या है, एग्रीकल्चर सीजनल ऑक्यूपेशन है, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत ही बड़ा कारण है। जॉइंट फैमिली सिस्टम, भारत के संदर्भ में ज़्यादातर क्या है, जॉइंट फैमिलीज रहती हैं यहाँ पर। तो जॉइंट फैमिली ये मान लिया जाए अगर वो समृद्ध हैं, अपने स्तर पर समृद्ध हैं, एक व्यक्ति काम कर रहा है, पिताजी काम कर रहे हैं, बाकी सब मौज ले रहे हैं, नहीं है काम करने की ज़रूरत, तो उनके घर के 2-3 बेटे जो काम करने के लायक हो चुके हैं लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहे हैं, क्यों, जॉइंट फैमिली की वजह से। तो इस तरह की स्थिति से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो एक इस समय तक वो काम करते ही नहीं है, फिर उसके बाद जब वो काम करना चाहते हैं तो हो सकता है, इस तरह की संभावना हो सकती है कि उनको काम ना भी मिले। तो ये एक कारण है। नेक्स्ट हो सकता है स्लो ग्रोथ ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं जो छोटे छोटे लघु उद्योग लगे होते हैं,
बहुत ही छोटे स्तर पर जहाँ पर 10 एम्प्लॉयज़ हैं, फैक्ट्री चल रही है किसी तरह से, कागज़ बनाने की फैक्ट्री है छोटी सी, गत्ते बनाने की फैक्ट्री है छोटी सी, माचिस बनाने की फैक्ट्री है छोटी सी। तो इस तरह के उद्योगों को कहते हैं लघु उद्योग, जहाँ पर 10, 15, 20 एम्प्लॉयज़ रहेंगे। तो उनके विकास में अगर स्लो किया जाएगा, धीमी रफ्तार रहेगी, तो क्या रहेगा, वहाँ पर तेज़ी से वो बढ़ नहीं पाएंगे, और जितना तेज़ी से वो बढ़ेंगे उतने ज़्यादा रोज़गार बढ़ाएंगे। लेकिन अगर वो बढ़ेंगे ही नहीं तो रोज़गार कहाँ से बढ़ाएंगे? तो अगर वो 4 व्यक्तियों को काम दे सकते थे तो वो 4 व्यक्तियों को काम नहीं दे पाएंगे, और ये 4 व्यक्ति क्या रह जाएंगे, बेरोजगार ही रह जाएंगे। तो ये एक कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता है जो उत्पादन बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मान लेते हैं कि कोई भी फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री उत्पादन करने के लिए पैसा कहाँ से लाती है? जनता से लाती है। जनता जो पैसा बैंक में सेव करता है, बैंक उसको इन्वेस्ट करता है, या फिर जनता ही स्टॉक शेयर्स खरीद कर इन्वेस्ट करती है किसी तरह से। इससे क्या बढ़ता है? उत्पादन बढ़ता है। और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ कंपनी को रखने पड़ेंगे, और जितना कम उत्पादन होगा उतने ही कम एम्प्लॉयज़ फैक्ट्री को रखने पड़ेंगे। अब अगर इन्वेस्टमेंट की रफ्तार हो कम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कम लोग फैक्ट्री में पैसा लगा रहे हैं, तो क्या होगा? लो प्रोडक्शन होगा। लो प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, और एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जाएगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा तो इसी का ही उल्टा हो जाएगा। तो लो सेविंग या इन्वेस्टमेंट अगर होगी तो प्रोडक्शन कम हो जाता है, उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहता है। अब इसके परिणामों के बारे में बात करते हैं। आई होप ये आपको इसके काइंड्स और कॉजेज समझ में आ गए होंगे। तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करते हैं। क्या है इसके परिणाम? 2 तरह के परिणाम हो सकते हैं, इकोनॉमिक या आर्थिक परिणाम, और सामाजिक के परिणाम क्या हो सकते हैं इसके, ये समझते हैं। तो इकोनॉमिक जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके, वो क्या है? सबसे पहला, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। जो भी मानव शक्ति का हम उपयोगिता यूटिलाइज कर सकते थे वो हम नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर मान लिया जाए कि 4 लोग अनएम्प्लॉय घूम रहे हैं, अनएम्प्लॉय हैं वो, किसी भी तरह से बेरोजगार हैं वो, तो 4 लोग अधिक उत्पादन कर सकते थे, लेकिन वहां पर वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास काम ही नहीं है करने के लिए। तो क्या है ये कि यूटिलाइजेशन मैन पावर का कम हो जाता है इकोनॉमी में, और अगर ग्रोथ बढ़नी होगी तो ग्रोथ नहीं होती उतनी ज़्यादा, उतनी रफ्तार से नहीं होगी। ये है एक कारण आर्थिक। दूसरा है लॉस ऑफ आउटपुट। आउटपुट में बिल्कुल हानि होगी। जितने भी उत्पादन हम कर सकते थे उतना उत्पादन नहीं करेंगे। किसके कारण? अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। क्यों? जितने भी लोग अनएम्प्लॉय रहेंगे उतना ही कम उत्पादन हम करेंगे। मान लेते हैं 10 लोग अगर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो करते ही, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, लेकिन अनएम्प्लॉय अगर उनको नौकरी ही नहीं मिलेगी तो कहाँ पर से वो कहाँ से वो प्रोडक्शन करेंगे, आउटपुट करेंगे। तो आउटपुट की क्या होती है? हानि हो जाती है। डिक्लाइन इन कैपिटल फॉर्मेशन। जितना ज़्यादा रोजगार मिलेगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा लोगों की इनकम उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा इनकम होगी कैपिटल फॉर्मेशन उतना ही ज़्यादा होता है। तो अगर रोजगार ही नहीं रहेगा, लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा, तो कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे कहाँ से वो? तो इस वजह से कैपिटल फॉर्मेशन ऐसे नीचे आता रहता है। इसको कहते हैं डिक्लाइन इन कैपिटल फॉर्मेशन। लो प्रोडक्टिविटी जितनी ज़्यादा हो सकती थी उतनी ही कम होती जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। ये हो गए इसके 4 इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, आर्थिक परिणाम अनएम्प्लॉयमेंट के। अब देखते हैं सोशल परिणाम क्या हो सकते हैं, सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं। लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। जिंदगी का जो स्तर है, जितना अधिक पैसा रहता है उतना ही अधिक स्तर, अच्छा स्तर जिंदगी का रहेगा, जीवन जीने का। लेकिन अगर पैसे की कमी रहेगी तो उतनी ही लो क्वालिटी रहती है जिंदगी की। तो बेरोजगारी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, लाइफ की क्वालिटी उतनी ही कम होती जाएगी। इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, आपसी जो बराबरी है वो कम होती जाती है। अब एक व्यक्ति के पास पैसा है, दूसरे व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, तो ये क्या है? इनइक्वालिटी बढ़ती जाती है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। सोशल अनरेस्ट, सामाजिक अशांति बढ़ जाती है। सामाजिक अशांति कैसे बढ़ेगी? अब एक व्यक्ति के पास पैसा है मान लेते हैं, और दूसरे व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं है क्योंकि वो बेरोजगार है, तो क्या होगा? वो एक तरह से उससे ईर्ष्या हो जाएगी, एनॉय होने लगेगा उससे, और जब एनॉय होने लगेगा तो एक तरह की सामाजिक अशांति बढ़ने लगती है अनएम्प्लॉयमेंट के
कारण। क्लास स्ट्रगल बढ़ जाता है, बिल्कुल पैसा किसी के पास आ रहा है, वो अपना क्लास बढ़ाता जा रहा है और इनका क्लास लगातार कम होता जा रहा है, तो क्या होगा, ईर्ष्या बढ़ेगी बिल्कुल। और स्ट्रगल बढ़ जाता है कि हमें भी इनके बराबर होना ही चाहिए, इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं समाज में। ये परिणाम है अनएम्प्लॉयमेंट के। तो कुछ आर्थिक परिणाम थे और कुछ सामाजिक परिणाम थे, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे और क्या इसके प्रकार हैं ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये था छोटा सा टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है भैया, आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको कुछ भी इसमें भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।